हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस को लेकर कुछ मिथ्स हैं स्टूडेंट के बीच में, उन मिथ्स को दूर कर लेते हैं। सबसे पहला जो मिथ है मेरे बच्चों के अंदर वो ये है कि ये थ्योरेटिकल पेपर है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये बिल्कुल भी थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पेपर है। जैसे आपका फाइनेंस प्रैक्टिकल है, सेम उसी तरीके से आपका ये इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस भी प्रैक्टिकल है। फाइनेंस से जुड़ी हुई इकोनॉमिक्स की बात है तो ये आपकी थ्योरेटिकल हो ही नहीं सकती है, ये हमेशा हमेशा प्रैक्टिकल होगी। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स कभी भी थ्योरेटिकल नहीं होती, इकोनॉमिक्स हमेशा प्रैक्टिकल ही होती है। ये आपके प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बातें करती है, ये कभी भी थ्योरेटिकल नहीं हो सकती। हां, जहां डेफिनेशन आएगी ऑब्वियस है वहां पर तो ये थ्योरी होगी, फीचर्स की बात होगी, बेनिफिट्स की बात होगी, वहां पर ये थ्योरी होगी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है, वो हमेशा हमेशा प्रैक्टिकल थे, प्रैक्टिकल हैं और प्रैक्टिकल रहेंगे। राइट जब हम इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इकोनॉमी को कैसे चलाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, जितने भी लोग हैं जो भी इकोनॉमी को रन कर रहे हैं, उन लोग की क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं इस इकोनॉमी को रन करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है ये वो इकोनॉमिक्स है जो फाइनेंस से रिलेटेड है। तो अगर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स है, उससे रिलेटेड जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स कौन संभालता है? इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट संभालती है। इकोनॉमिक्स मार्केट में जो लोग हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं, वो लोग संभालते हैं। तो फाइनेंस को समझना है तो आपको इकोनॉमिक्स की समझ भी होनी बहुत जरूरी है। और ये इकोनॉमिक्स हिस्टोरिकल डेटास की बात नहीं कर रही है, ये इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात कर रही है। तो बेटा ये किसी भी एंगल से थ्योरी तो नहीं है, ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरा, बच्चा कहता है सर हमारा बेस ही नहीं है इकोनॉमिक्स का, हमने तो फाउंडेशन में ऐसे ही पढ़ के पास कर लिया था, 11th-12th में भी हमारे पास इकोनॉमिक्स नहीं था, पता नहीं ये 40 मार्क्स का सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। तो मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं, आपने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो और अच्छी बात है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखो जब पेपर ब्लैंक होता है ना तो उस पर आप कुछ भी लिख लो, लेकिन अगर पहले उस पर कुछ लिखा हुआ है तो पहली मेहनत यह होती है कि हमें उसे रब करना पड़ता है और फिर उसके ऊपर अपन लिख सकते हैं। और किसी भी चीज को इरेज करना है, डिलीट करना है, वो इजी टास्क नहीं है। बात समझा ना? तो अगर पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी क्लास में आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। राइट अब अपन लोग बात कर लेते हैं कि सर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो आपका जो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है मेरे बेटा, ये आपका टोटल 40 मार्क्स का आता है। इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस टोटल आपका 40 मार्क्स का सिलेबस है। राइट और इस 40 मार्क्स के लिए आपको मेरे बेटा 4 चैप्टर पढ़ने हैं। सर केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं 40 मार्क्स के लिए? जी बेटा, सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये खुशी की बात है। और अब मैं आपको गम की बात बताऊं, इन 4 चैप्टर्स के अंदर टोटल 14 यूनिट्स हैं जो हमको पढ़नी है। मतलब टेक्निकली आपको 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं इन 40 मार्क्स के लिए। और इन 4 चैप्टर्स में से एग्जाम में आपके पास 12 मार्क्स से लेकर 14 मार्क्स तक की प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। सर इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं? जी बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सॉल्व करने रहेंगे इन 12 से लेकर 14 मार्क्स के लिए। और बिलीव मी, आपके पास 4 to 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, उन 4 से 5 कॉन्सेप्ट के ऊपर ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं समझने हैं, केवल 4-5 कॉन्सेप्ट समझ के ये आप 12 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हो। और बिलीव मी, बहुत ही इजी है ये 12 मार्क्स सिक्योर करना। पूरा का पूरा ईएफएफ का पेपर ही इजी है, आप इजीली इन 40 मार्क्स में से 35 मार्क्स टारगेट कर सकते हो। मैंने जब फाइनेंस स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैंने तब भी आपको कहा था कि ये वो सब्जेक्ट है ग्रुप 2 का जो आपको ग्रुप 2 पास कराने की ताकत रखता है अकेले अपने दम पे। आप इजीली इस पेपर में 75 प्लस टारगेट कर सकते हो। मेरी बात मानो, अभी भी समय है आपके पास, ढंग से इस सब्जेक्ट को लेना शुरू कर दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आपकी लगाम इस सब्जेक्ट पे कमजोर है
तो उसको टाइट कर लो, क्योंकि यही वो पेपर है जो आपके बल्ले बल्ले करा देगा एग्जाम में, राइट। तो आपका 12 से लेकर 14 मार्क्स का मेरे बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, और बचे हुए आपके 26 से 28 मार्क्स में आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों लिख रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि बेटा इकोनॉमिक्स में थ्योरेटिकल कुछ नहीं है ना, सब आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अब इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो आपके पास आएंगे अराउंड 20 मार्क्स के। और आपके पास प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आएंगे, जैसे कि डेफिनेशन हो गई, फीचर्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए, डिफरेंशिएशन हो गया, तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है मेरे बेटा, ये केवल और केवल 6 से 8 नंबर के आएंगे। अब आप बताओ किस एंगल से ये सब्जेक्ट आपका थ्योरेटिकल है? मुझे तो किसी भी एंगल से ये थ्योरेटिकल नहीं लग रहा है। हर एंगल से ये जो आपका सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल ही है। हर एंगल से आपका जो ये सब्जेक्ट है मेरे बेटा, वो प्रैक्टिकल ही है। किसी भी एंगल से ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। बताओ है क्या? नहीं है ना, राइट। तो बेटा अब जम के शुरू हो जाओ। कहो तो मैं आपको वो 14 चैप्टर्स के दर्शन भी करा दूं। ये देखिए मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ है। चैप्टर 1 है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, और इस डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में आपके पास 2 यूनिट है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग और कीन्जियन थ्योरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। यहां से इस पर्टिकुलर चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से अराउंड 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है, यानी कि पहला ही चैप्टर में 6 नंबर का प्रैक्टिकल आपके पास आ जाएगा, और ज्यादा भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि 6 आएगा, मिनिमम आपको 6 नंबर का तो मिल ही जाएगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस, जिसके अंदर 4 यूनिट्स है। फिर है हमारे पास चैप्टर 3 आपका मनी मार्केट, जिसके अंदर हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। फिर है हमारे पास 4th चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें सबसे ज्यादा यूनिट्स हैं, यूनिट 5 है इसके अंदर, राइट। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका चैप्टर नंबर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 25 to 30% का वेटेज है। 25 से 30% का वेटेज आपका चैप्टर 1 रखता है। तो इस चैप्टर को ढंग से करना है आपको, और अच्छे से पकड़ के चलना है। क्लियर? तो बेटा स्टार्ट करें, श्री गणेश कर दें हम लोग आज। तो आइए बच्चों, श्री गणेश करते हैं पहले चैप्टर से। और पहला चैप्टर है आप लोग का डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, और इसकी पहली यूनिट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम क्या होती है और इसकी जरूरत क्यों होती है? सबसे पहले समझते हैं कि सर इसकी जरूरत क्यों होती है, और फिर समझेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। देखिए, जैसे हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस है, जस्ट एज देयर आर अकाउंटिंग कन्वेंशंस विच मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, देयर आर कन्वेंशंस फॉर मेजरिंग एंड एनालाइजिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन। एक नेशन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, एक नेशन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है नेशनल इनकम की। हमारी कंट्री ने कितना ग्रोथ दिखाया है, हमारी कंट्री बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज के मुकाबले कहां पर स्टैंड करती है, ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? सर ये कंट्री की नेशनल इनकम के बेसिस पे डिसाइड होता है। सरकारें गिरती और बनती हैं इस नेशनल इनकम को लेकर। कांग्रेस में और बीजेपी में आजकल नोकझोंक चलती है। हमारे राहुल गांधी जी कहते थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो जीडीपी का ग्रोथ रेट 13% हुआ करता था, और मोदी साहब ने उनको 5%, 6%, 3% पे ले आया, और कोरोना काल पे तो पूछो ना मेरे बाबू, नेगेटिव पे पहुंच गई। तो किसी भी इकोनॉमी की अगर परफॉर्मेंस चेक करनी है
तो आपको उसका नेशनल इनकम चेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों की, इंसानों की नेटवर्थ होती है ना, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इतनी, शाहरुख खान की नेटवर्थ इतनी, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कौन कितना रिच आदमी है। वैसे ही आपकी नेशनल इनकम के बेसिस पे डिसाइड होता है कौन सा कंट्री कितना रिच है। आइए देखते हैं हमारा इंडिया का जो जीडीपी है वो कितना है। जीडीपी रैंकिंग ऑफ इंडिया, रैंकिंग ऑफ इंडिया, और मैं इस रैंकिंग को चेक करता हूं 2019 पे। 2019 पे क्यों चेक कर रहा हूं? क्योंकि 2020 तो यार बहुत ही बुरा था। 2020 तो बहुत ही बुरा था, सबके लिए बुरा था। आइए चेक करते हैं टॉप 25 कंट्रीज कौन सी हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कौन सी कंट्रीज टॉप 25 है। तो आप जरा ध्यान से देखें, सबसे टॉप पर चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स। 2019 का डेटा बता रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी और पांचवें पे है इंडिया। तो वर्ल्ड में अपन 5th लेवल पे आते हैं। तो ये कैसे डिसाइड हो रहा है? ये कैसे डिसाइड हो रहा है? रैंकिंग हर साल बदलती है। सर ये रैंकिंग कैसे बदल जाती है? बेटा ये सब चीजें किसके बेसिस पे होती हैं? ये सब चीजें होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। ये देखिए एक और चार्ट देखिए, हमारा जो इकोनॉमी है 2020 का डेटा है ये आपके सामने। हम कहां पर हैं बेटा? हम इंडिया 2.59 पर खड़े हैं, ट्रिलियन, 2.59 ट्रिलियन इकोनॉमी है हम लोग। हमसे आगे यूके 2.64, उसके आगे जर्मनी 3.78, उसके आगे जापान 4.91 ट्रिलियन, और बेटा ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है जापान से आगे चाइना 14.86, और उससे 25% लगभग आगे, 25 से भी ज्यादा 20.81 ट्रिलियन यूएसए। इंडिया के मुकाबले अगर आप देखो तो यूएसए जो है वो 10 टाइम्स है। तभी तो बाबू पूरा देश, पूरा दुनिया यूएसए को क्या करता है? सलाम ठोकता है। सबकी बजी रहती है उसके सामने, और वो बजाता भी है अच्छे से, क्योंकि उसको पता है पूरे वर्ल्ड का रूलर वो है, पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है सर वो 20.81 ट्रिलियन। तो बाबू अगर आप किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस जज करना चाहते हो, किसी भी इकोनॉमिक्स को कंपेयर करना चाहते हो, ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं कि भाई हमारी रैंकिंग कहां है। ये कैसे पता लग रहा है? कंपैरिजन से। तो अगर आप किसी भी इकोनॉमी की स्टेटस चेक करना चाहते हो, किसी भी नेशन की रैंकिंग चेक करना चाहते हो, एक नेशन को दूसरे नेशन से कंपेयर करना चाहते हो, तो वो कंपैरिजन किसके बेसिस पे होगा? वो कंपैरिजन नेशनल इनकम के बेसिस पे होगा। यहां तक बातें आपको क्लियर है? जी सर, यहां तक बातें हमको क्लियर है। आइए अब बात करते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है। तो ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन में, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू। मैं कुछ चीजें हाईलाइट करता चलूंगा। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज मनी वैल्यू of final goods and services produced by normal residents, whether operating within the domestic territory of the country or outside, produced within an accounting year। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है नेशनल इनकम जो है वो मनी वैल्यू है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मनी वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। अब इस डेफिनेशन में मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट किया है। मनी वैल्यू क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, अकाउंटिंग ईयर तो आपको पता ही है अप्रैल से लेकर मार्च। तो हमें 4 चीजें पता हो तो हमें नेशनल इनकम की डेफिनेशन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक हमें मनी वैल्यू समझ में आ जाए, एक हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है ये समझ में आ जाए,
एक हमें यह समझ में आ जाए कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, और चौथा हमें यह समझ में आ जाए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, तो हमें यह नेशनल इनकम का जो डेफिनेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मनी वैल्यू क्या होता है? देखिए, एक जो इकोनॉमी है उधर वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में क्या नहीं बनता? हर चीज तो बनती है सर। आप कपड़ों की बात करो तो कपड़े बनते हैं, कपड़ों में भी सर वैरायटी है, कपड़ों में भी वैरायटी है सर। मेंस के कपड़े बनते हैं, वुमेन्स के कपड़े बनते हैं, किड्स के कपड़े बनते हैं, और उनमें भी फर्दर वैरायटी है, और वैरायटी को नहीं पकड़ते हैं सर। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं। आपका एसी बन रहा है, आपका कंप्यूटर बन रहा है, आपका टेलीविजन बन रहा है, राइट। और क्या बनता है सर? और हमारे पास फर्नीचर बनते हैं, ठीक है। और सर आपके पास क्या बनता है सर? इंडिया में मोटर व्हीकल्स बनते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं सर? बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं सर। कोचिंग क्लास की सर्विस होती है, इंटरनेट की सर्विस होती है, ठीक है ना। और कौन सी सर्विस है मेरे बेटा? सर बहुत सारी सर्विसेज हैं। हम कितनी लिखेंगे यहां पर सर? पेपर कम पड़ जाएगा, लेकिन गुड्स और सर्विसेज खत्म नहीं होंगे। बहुत ही ज्यादा हैवी क्वांटिटी में आपके इंडिया में, आपके नेशन में गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं। और इन सब गुड्स एंड सर्विसेज का जो आप कह लो मेजरमेंट है वो अलग अलग यूनिट्स में होता है। जैसे मिल्क है वो लीटर में प्रोड्यूस हो रहा है, आपके पास ऑयल है वो लीटर में बन रहा है, आपके पास व्हीट है, फ्लावर है वो केजीस में बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्लोथ यूनिट्स नंबर्स में बन रहे हैं, पीसेस में बन रहे हैं। तो आपके पास अलग अलग गुड्स हैं, और सब गुड्स को अगर आपको एग्रीगेट करना है तो आप एग्रीगेट नहीं कर पाओगे ना। 4 एसी और 5 टीवी को कैसे जोड़ोगे? नहीं जुड़ेगा सर, उसका सम नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या चाहिए? इनके लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। क्या चाहिए सर? हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए, और उस कॉमन डिनोमिनेटर को क्या बोला गया है? मनी वैल्यू। उस कॉमन डिनोमिनेटर को क्या बोला गया है? मनी बोला गया है। सर एसी की मनी वैल्यू होती है, कार की मनी वैल्यू होती है, मिल्क की मनी वैल्यू होती है, इंटरनेट की मनी वैल्यू होती है, कोचिंग सर्विस की मनी वैल्यू होती है। अब आप इन सब का सम कर सकते हो, आप इन सब को एग्रीगेट कर सकते हो, राइट। तो भाई साहब, अगर आपको इंडिया में प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की, इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की वैल्यू चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, तो आपको उन्हें एक कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कॉमन डिनोमिनेटर क्या है सर? कॉमन डिनोमिनेटर है आपका मनी। तो पहली चीज तो हो गई मनी वैल्यू। In an economy, there are large variety of goods and services produced. Therefore, we need common denominator. Therefore, we need common denominator to measure their value. We need common denominator to measure their value. Thus, money act as a common denominator, and all the economic activities, including the national income, आर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उन सब को मनी टर्म्स में मेजर किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में आप फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, यानी कि आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। सर ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं? ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं बेटा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो होते हैं जिन्हें अल्टीमेटली कंज्यूम किया जाता है। अगर गुड्स और सर्विसेज को एज अ इनपुट इस्तेमाल किया जाएगा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, और इंटरमीडिएट गुड्स को आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में आपका, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में आपका वैल्यू जो आता है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का आता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का आता है, इसे कंसीडर किया जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स इन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है। सर कहना क्या चाह रहे हो? एग्जाम्पल देके बताओ, तब तो हमें समझ में आए,
तब तो हमें समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। देखो देखो, शुगर है, मान लो एक इकोनॉमी है और उस इकोनॉमी ने शुगर प्रोड्यूस करी है 2019-20 में, मान लीजिए 10,000 क्विंटल्स, 10,000 क्विंटल, ज्यादा बनी होगी, मैं सिर्फ 10,000 क्विंटल की बात करता हूं। इस 10,000 क्विंटल में से 6,000 क्विंटल्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग ले गए। सर कौन से मैन्युफैक्चरर्स? बेटा किसी चीज के भी मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं। मान लीजिए कोई बंदा जूस बनाता है, कोई बंदा कोल्ड ड्रिंक बनाता है, कोई बंदा आइसक्रीम बनाता है, कोई बंदा केक बनाता है, इन सब में शुगर लगती है। तो अगर आप इसको एज अ इनपुट इस्तेमाल करते हो, अगर आप इसे एज अ इनपुट इस्तेमाल करते हो तो बाबू ये इंटरमीडिएट गुड हो जाता है। और इस 10,000 क्विंटल में से 4,000 क्विंटल्स जो है वो हाउस होल्ड में आई, हाउस होल्ड में कंजम्पशन हुआ, उसका हाउस होल्ड में कंजम्पशन हुआ। घर पे चाय बनी, घर पे केक बना, घर पे कॉफी बनी, और क्या बनाओगे घर पे? सर घर पे खीर बनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेटा ये जो 4,000 क्विंटल्स है, ये 4,000 क्विंटल्स आपका फाइनल इनकम, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में कंसीडर होगा। इसे अपन नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन में कंसीडर करेंगे। सर ये तो गलत बात है। जब इकोनॉमी ने 10,000 क्विंटल शुगर बनाई है तो आप 4,000 क्विंटल को ही क्यों कंसीडर कर रहे हो? ये 6,000 क्विंटल को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो फाइनल गुड है, आपका जूस है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, केक है, इनकी वैल्यू में शुगर की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। शुगर की वैल्यू इनमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। देखो मान लो मिस्टर एक्स है, वो बेकर है, मिस्टर एक्स है वो क्या है? वो बेकर है। ध्यान से देखिएगा मेरी बात। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैदा खरीदा 100 रुपए का, फिर इन्होंने शुगर खरीदी सपोज करो 10 रुपए की, फिर इन्होंने एसेंस खरीदा मान लो 4 रुपए का, और केक बना दिया 114 रुपए में, और इन्होंने इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया। मैं अदर एक्सपेंसेस भी जोड़ देता हूं, मैंने अदर एक्सपेंसेस नहीं जोड़े। आप में से अभी कोई ना कोई व्यक्ति सवाल कर देता, सर बेकर है तो अदर खर्चे भी तो होंगे, दुकान का रेंट भी जा रहा होगा, आपका जो माइक्रोवेव है वो भी तो इस्तेमाल हो रहा होगा। चलो बेटा मैं अदर एक्सपेंसेस भी जोड़ देता हूं, आप लोग दुखी ना हो। मान लो अदर एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं वो 10 रुपए के आ रहे हैं पर केक, हर केक पे 10 रुपए के आ रहे हैं। तो आपका जो टोटल कॉस्ट है मेरे बेटा, टोटल कॉस्ट कितने रुपए का हो गया? सर टोटल कॉस्ट 124 रुपीस का हो गया। अब इसके अंदर हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया। मान लीजिए हमने 76 रुपीस का प्रॉफिट ऐड किया और 200 रुपए का केक बना के कस्टमर को बेच दिया। ये 200 रुपए का केक हमने सोल्ड कर दिया टू कस्टमर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब ये जो मैदा इसमें यूज हुआ है, जो चीनी इसमें यूज हुई है, और जो एसेंस इसमें यूज हुई है, ये आपके लिए क्या हो गए? सर ये हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। ये आपके लिए मेरे बेटा क्या हो गए? सर ये आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। दिस इज व्हाट? दिस इज योर इंटरमीडिएट गुड्स एंड केक इज योर फाइनल गुड। केक इज व्हाट? सर केक इज आवर फाइनल गुड। तो जो फाइनल गुड की वैल्यू है, उसके अंदर शुगर की वैल्यू मेरे बेटा ऑलरेडी इंक्लूडेड है।
आपने इस 200 रुपए के अंदर यह 10 रुपए की शुगर भी इंक्लूड करी हुई है। आपने इस 200 रुपए के अंदर 10 रुपए की शुगर भी इंक्लूड करी हुई है। तो अब अगर आप जो शुगर इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जाती है, जो शुगर मैन्युफैक्चरर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर आप उसे नेशनल इनकम में कंसीडर कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केक तो नेशनल इनकम में आने ही वाला है। केक तो नेशनल इनकम में आने ही वाला है। इसे आप क्या करोगे? इसे आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे ही। और अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स को भी कंसीडर कर लिया, अगर आपने इन्हें भी कंसीडर कर लिया, तो बेटा फिर क्या हो जाएगी? फिर सर डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग हो जाएगी और डबल काउंटिंग से आपके पास क्या आएगी? मिसलीडिंग नेशनल इनकम। आपको लगेगा आपकी नेशनल इनकम ज्यादा आ रही है, हकीकत में आपने डबल काउंटिंग करी हुई है। हकीकत में आपने क्या किया हुआ है? डबल काउंटिंग करी हुई है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, नेशनल इनकम के अंदर हमेशा 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 क्या आता है सर? हमेशा फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आती है, या फिर आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आती है। सर एक और एग्जांपल दो। ये बेकर वाला एग्जांपल तो हम लोग ने बुक में भी पढ़ा हुआ है, कोई और एग्जाम्पल दो। चलो बेटा तुम दूसरा एग्जाम्पल ले लो। चलो ऐसी क्या बात है, तुम्हारी बात सर आंखों पे। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो। मान लो मिल्क है, ठीक है। मिल्क अगर हमारे घर में आ जाता है और मम्मी इसकी चाय बनाती है, तो ये आपके फाइनल गुड्स में आएगा। क्या फाइनल गुड्स में क्या आएगा? फाइनल गुड्स में चाय आएगी कि मिल्क आएगा? सर मिल्क फाइनल गुड्स में आएगा, चाय की बात नहीं कर रहे हैं, मिल्क फाइनल गुड्स में आएगा, राइट। और अगर यही मिल्क एक टी स्टॉल पे चला जाता है, यही मिल्क एक टी स्टॉल पे चला जाता है, और टी स्टॉल पे जो आपका शॉपकीपर है वो इससे चाय बनाता है, तो बाबू फिर ये फाइनल गुड्स में नहीं आएगा, ये आपका इंटरमीडिएरी है, फिर ये आपका इंटरमीडिएट गुड है। ये किसी भी हाल में आपका फाइनल गुड नहीं हो सकता। लॉजिक समझा? मैं मिल्क की बात कर रहा था, हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं? मैं यहां पर मिल्क की बात कर रहा हूं कि मिल्क अगर घर पे आ जाता है, घर पे अपन लोग इसे कंज्यूम करते हैं, मतलब ये हमारे लिए फाइनल गुड है। और अगर ये मिल्क एक टी स्टॉल में चला जाता है जहां पर शॉपकीपर उससे चाय बनाता है, तो उस केस में ये मिल्क मेरे बेटा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। उस केस में ये मिल्क क्या है? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, एज अ इनपुट इस्तेमाल हो रहा है। वहां पर हम इसे नेशनल इनकम की काउंटिंग में कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो चाय मम्मी ने बनाई है, क्या ये नेशनल इनकम में आएगी? ये जो चाय मम्मी ने बनाई है, क्या ये चाय नेशनल इनकम में आएगी? नहीं सर, ये चाय नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि मम्मी चाय बेच नहीं रही है। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। मम्मी क्या कर रही है मेरे बेटा? मम्मी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। और जो ये टी स्टॉल में चाय बनी है बेटा, ये नेशनल इनकम में आएगी? सर बिल्कुल आएगी। शॉपकीपर हमारा मामा थोड़े ना है, वो तो हमें चाय देगा, बदले में पैसा लेगा। यानी कि ये जो है चाय वाला है, ये क्या कर रहा है? सर ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। और अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तो उस केस में वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी। बोलिए जी। दो चीजें मैंने अभी तक आपको समझाई। एक मैंने आपको समझाया मनी वैल्यू, और दूसरी जो चीज मैंने आपको समझाई वो मैंने आपको समझाई कि हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। आइए जरा इसे एक बार यहां पे रीड कर ले, ताकि आप लोग के दिमाग में जो भी शंकाएं आ रही हैं वो हम दूर कर सकें। Value of final goods and services are included in computation of national income, and value of intermediate product are not included in the calculation of national income,
as value of intermediate product is already included in the value of final goods and services. If we consider value of intermediate good as well in the national income, then it would lead to double counting and the national income will be overstated. और आपकी नेशनल इनकम जो है वो ओवरस्टेट हो जाएगी. अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज इनपुट बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है. कैसे सर? जो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है एज इनपुट. जिन गुड्स को प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है एज इनपुट, उन्हें अपन क्या बोलते हैं सर? उन्हें अपन इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं. और ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इन्हें हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं. एग्जाम्पल मैंने बेकरी शॉप वाला ही दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा. आपके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स. एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स. वो गुड्स जो कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, वो गुड्स जो कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स. वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, शुगर यूज्ड इन मेकिंग द टी एट होम, television installed at home, car used for personal use, all these are consumer goods. Whereas the final goods and services are used in the production of other goods and services are termed as producer goods. तो जो goods फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं. जैसे कि शुगर का इस्तेमाल होता है टी बनाने में एक रेस्टोरेंट में, टेलीविजन इंस्टॉल होती है रेस्टोरेंट में, या फिर कार का इस्तेमाल होता है पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. मतलब टैक्सी ड्राइवर जब कार का इस्तेमाल करता है तो वो आपके लिए प्रोड्यूसर गुड्स होता है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर उससे क्या कर रहा है? सर्विस जनरेट कर रहा है, सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है. और कार अगर आपकी पर्सनल है तो वो क्या हो जाएगी? वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी. तो कोई भी प्रोड्यूसर अगर गुड्स को इस्तेमाल कर रहा है तो वो प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएंगे, और कोई भी कंज्यूमर अगर उन गुड्स को इस्तेमाल कर रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स बन जाएंगे. राइट. अब दो टर्म्स हम लोगों ने समझ लिए. हम लोगों ने मनी वैल्यू भी समझ लिया और हम लोगों ने क्या समझ लिया सर? हम लोगों ने मनी वैल्यू भी समझ लिया और हम लोगों ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी समझ लिया. नाउ इट इज द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल रेसिडेंट. नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? आ जाओ, जल्दी से आ जाओ. नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है सर? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. तो नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंडिविजुअल्स तो आएंगे ही, नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर इंडिविजुअल्स तो आएंगे ही, और इसके साथ साथ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, ये सब नॉर्मल रेसिडेंट में आ जाएंगे, जो कि ऑर्डिनरली रिसाइड करते हैं कंट्री में, और इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी किधर है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी किधर है? इंडिया में है. तो आप अगर इंडिविजुअल हैं, आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन है और आप ऑर्डिनरली इंडिया में रिसाइड करते हैं और आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, तो आप नॉर्मल रेसिडेंट हैं. ध्यान से देखिएगा, यहां पर वर्ड जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है रेसिडेंट. रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा सर? रेसिडेंट का मतलब सिटीजनशिप नहीं होता है. रेसिडेंट का मतलब सिटीजनशिप नहीं है. इट इज नॉट अ सिटीजन. रेसिडेंट का मतलब सिटीजन नहीं है. कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो ऑर्डिनरली इंडिया में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है तो उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे. एग्जाम्पल लीजिए,
एग्जाम्पल लीजिए, मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं, ये पाकिस्तानी है, मिस्टर एक्स हैं, ये पाकिस्तानी है और ये इंडिया में रहते हैं, और ये इंडिया में रहते हैं। क्यों रहते हैं सर? ये इंडिया में इसलिए रहते हैं क्योंकि ये जिस कंपनी में काम करते हैं, चलो मैं इसको यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको साफ सुथरा इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। मिस्टर एक्स है बेटा, मिस्टर एक्स है, ये एक पाकिस्तानी है, ये एक पाकिस्तानी सिटीजन है, और मिस्टर एक्स एक कंपनी में काम करते हैं, मान लीजिए ये इन्फोसिस में काम करते हैं। इन्फोसिस किधर है सर? इन्फोसिस बैंगलोर में काम करते हैं, राइट? तो ये इन्फोसिस बैंगलोर में डेप्यूटेड है मिस्टर एक्स। तो ये है पाकिस्तानी सिटीजन, लेकिन जॉब कहां कर रहे हैं? ये जॉब कर रहे हैं इन्फोसिस बैंगलोर में। यानी कि मिस्टर एक्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट किधर है सर? इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। और ऑब्वियस है कि ये इन्फोसिस बैंगलोर में अगर डेप्यूटेड है तो ये रह भी कहां रहे होंगे सर? ये रह भी बैंगलोर में रहे होंगे। तो ही इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन इंडिया एंड ही हैज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया एज वेल। तो बेटा इस केस में इसे हम क्या बोल देंगे कि ये जो व्यक्ति है मिस्टर एक्स जो है वो इंडिया में क्या है? वो इंडिया में नॉर्मल रेसिडेंट है। वो क्या है? वो आपके नॉर्मल रेसिडेंट हैं। ठीक है? तो आपका सिटीजनशिप क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सिटीजनशिप क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऑर्डिनरली इंडिया में रहते हैं और इंडिया में ही आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई करता है तो उस केस में आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज टू थिंग। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज टू थिंग, दो चीजें होनी चाहिए। द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। आप कहां रहते हो? डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हो। द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। मतलब आप डोमेस्टिक टेरिटरी से ही पैसा कमाते हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में ही पैसा खर्च करते हो और डोमेस्टिक टेरिटरी में ही एक्यूमुलेशन करते हो। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या हो गया? सेविंग्स करते हो, राइट? तो दो चीजें उसने बोल दिया कि जो रेसिडेंट है, मतलब जिसकी बात हो रही है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे ना हो, चाहे वो सिटीजन हो चाहे ना हो, वो रहता कहां है? वो रहता कहां है? वो रहता है डोमेस्टिक टेरिटरी में। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है उस पर भी आते हैं। और इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा अर्न करना, पैसा स्पेंड करना, ये भी किधर है? ये भी सर अगर इंडिया में है तो हम ये बोलेंगे कि आप नॉर्मल रेसिडेंट है। अब किन्हें किन्हें नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं? किनको इंक्लूड नहीं किया जाता है? हु आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट? कौन लोग हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं? अगर आप फॉरेन टूरिस्ट हैं, विजिटर हैं, जो इंडिया में विजिट पर आए हैं, जो इंडिया में विजिट पर आए हैं किसी रिक्रिएशन के लिए, हॉलिडे के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, पढ़ने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए आए और चले जाओगे, इंडिया में पैसा नहीं कमाओगे, इंडिया में पैसा नहीं कमाओगे, तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा कि आप नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो, फॉरेन टूरिस्ट हो, या फिर इंडिया विजिट करते हो रिक्रिएशन के लिए, हॉलिडे के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, या फिर स्टडी करने के लिए, तो उस केस में आपको नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में नहीं डाला जाएगा। अगर आप फॉरेन स्टाफ हो, एम्बेसीज के, ऑफिशियल्स के, डिप्लोमेट्स के, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। आपको पता है, आपको पता है, आप हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है, इस इंडिया के अंदर, इस इंडिया के अंदर, ये हमारा इंडिया है, इस इंडिया के अंदर फॉरेन एम्बेसीज हैं। दिल्ली में हमारे पास यूके की एम्बेसी है,
हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, हमारे पास कनाडा की एम्बेसी है। तो जितनी भी कंट्रीज हैं सबकी एम्बेसी किधर है? सबकी एम्बेसी जो है वो दिल्ली में है, राइट। तो अब ये क्या बोल रहा है, मान लो एक यूके की एम्बेसी है, यूके की एम्बेसी है, और इस एम्बेसी में जो एम्बेसडर हैं वो मिस्टर जॉन है। मिस्टर जॉन जो है वो यूके के रेसिडेंट है। मिस्टर जॉन जो है वो यूके के रेसिडेंट है, यूके के रेसिडेंट है, और वो इस यूके एम्बेसी इंडिया में, यूके एम्बेसी इंडिया में क्या है सर, वो यहां पर एम्बेसडर है, ठीक है ना। तो ये जो मिस्टर जॉन है ये कहां रहता होगा, ये कहां रहता होगा सर? मिस्टर जॉन जो है, मिस्टर जॉन जो है वो कहां रहते होंगे, जल्दी से बताओ, मिस्टर जॉन कहां रहते होंगे? सर मिस्टर जॉन जो है वो दिल्ली में रहते होंगे। दिल्ली हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, दिल्ली हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इनको सैलरी कहां मिलती होगी सर? इनको सैलरी भी दिल्ली में मिलती होगी। रिसाइड कहां करते हैं सर? रिसाइड करते हैं दिल्ली में। सैलरी कहां पाते हैं सर? सैलरी भी पाते हैं दिल्ली में, राइट। सैलरी भी किधर मिल रही है सर? सैलरी भी दिल्ली में मिल रही है। तो बेटा यहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, रहता भी इंडिया में है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली क्या कर दिया गया है, इसे स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि ये नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। इसे स्पेसिफिकली बोल दिया गया है बेटा कि ये किसी भी हाल में नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा वर्ड क्या लिखा हुआ है, फॉरेन स्टाफ, फॉरेन स्टाफ, ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। अगर आप फॉरेन स्टाफ हैं, अगर आप फॉरेन स्टाफ हैं एम्बेसीज के, या फिर ऑफिशियल्स के, या फिर डिप्लोमेट के, या फिर आप मेंबर हैं आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन नेशन, फॉरेन नेशन के आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं जो कि इंडिया में लोकेटेड है, जो कि इंडिया में लोकेटेड है, तो उस केस में आपको हम नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। यू आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। अच्छा, ये जो हमारी यूके की एम्बेसी है इंडिया में, यूके की जो एम्बेसी है इंडिया में, इसमें इसमें मिस्टर राम प्रसाद भी काम करते हैं, इसमें राम प्रसाद भी काम करते हैं। और राम प्रसाद पता है कौन है? राम प्रसाद जी, राम प्रसाद जी इंडियन सिटीजन है, राम प्रसाद जी इंडियन सिटीजन है। तो क्या राम प्रसाद जो है वो भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा? मिस्टर राम प्रसाद क्या नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे? सर मिस्टर राम प्रसाद जो हैं इन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में कवर करेंगे। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जो फॉरेन का रहने वाला है, फॉरेन स्टाफ जो है, फॉरेन स्टाफ जो है उसे अपन कंसीडर नहीं करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, इन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट के रूप में। ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट, दे आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। तो वो इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं, जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं उस कंट्री के वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। तो इंडिया में अगर यूएनओ का ऑफिस है तो वो यूएनओ का जो ऑफिस है उसे, यूएनओ को हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। डब्ल्यूटीओ का ऑफिस है, डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है, इन्हें भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन are considered as resident of the countries to which they belong and not to the international area। अब वो क्या बोल रहा है कि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते हैं वो लोग उस कंट्री के सिटीजन माने जाएंगे, सॉरी उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे जिनको वो बिलोंग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऑफिस है सर, ये आपका ऑफिस है, ये जो है ये आपका ऑफिस है। किसका ऑफिस है सर? सर ये यूएनओ का ऑफिस है, ये यूएनओ का ऑफिस है। किधर है सर? ये यूएनओ का ऑफिस दिल्ली में है,
ठीक है। इस यूएनओ के ऑफिस में मिस्टर जॉन काम करते हैं। और आपको पता है मिस्टर जॉन किधर के हैं? मिस्टर जॉन लंदन यूके के हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर चुंगफा काम करते हैं। चुंगफा आपको पता है किधर के हैं? चुंगफा जो है वो चाइना के हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कौन काम करता है? इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो। और आप पता है किधर के हो? आप इंडिया के हो। आप इंडिया के हो। तो इस केस में ये यूएनओ का जो ऑफिस है ये नॉर्मल रेसिडेंट है? जल्दी से बताओ, क्या ये यूएनओ का ऑफिस नॉर्मल रेसिडेंट है? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। क्या ये यूएनओ का ऑफिस नॉर्मल रेसिडेंट है? नहीं सर, ये जो है ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। इसे हम नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या मिस्टर जॉन इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं? तो सर ये नॉर्मल रेसिडेंट तो हैं, लेकिन ये नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के नहीं हैं। ये नॉर्मल रेसिडेंट तो हैं, लेकिन ये नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के नहीं हैं। ये नॉर्मल रेसिडेंट यूके के हैं। ये नॉर्मल रेसिडेंट यूके के हैं। इसी तरीके से आपके जो मिस्टर चुंगफा हैं, मिस्टर चुंगफा जो हैं, क्या ये इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं? क्या ये नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया के, कि ये चाइना के नॉर्मल रेसिडेंट हैं? तो सर ये इंडिया के नहीं, चाइना के नॉर्मल रेसिडेंट हैं। अच्छा आप जो हो, जो इंडिया के हो, क्या आप इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हो? सर हां, हम इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं। इसका मतलब सर ये हुआ कि जो हमारा यूएनओ है, जो हमारे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर हम इन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ये फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते हैं। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ये आपके नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते हैं। और जो इनमें काम करते हैं वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं। तो जॉन यूके को बिलोंग करता है, वो यूके का नॉर्मल रेसिडेंट है। चुंगफा चाइना को बिलोंग करता है, वो चाइना का नॉर्मल रेसिडेंट है। और आप इंडिया को बिलोंग करते हो, आप इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हो मेरे बेटा। राइट? समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? देखिए जान लगा के पढ़ा रहा हूं, तो आप भी जान लगा के पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये चीजें आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेंगी, लेकिन इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। राइट? आप मॉड्यूल देखोगे तो पैराग्राफ पे पैराग्राफ आपको मिलेंगे। चीजों को समराइज किया गया है, चीजों को फिल्टर किया गया है, और एकदम बढ़िया चीज आपको सर्व करी जा रही है। तो जब एक बेस्ट चीज आपको सर्व हो रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे अप्रिशिएट करें और उसे ढंग से पढ़ें। राइट? चलिए, इसके बाद एग्जांपल लिया, एक अमेरिकन है, वो यूएनओ के ऑफिस में काम करता है। तो वो नॉर्मल रेसिडेंट किसका होगा? यूएनओ का होगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब वो आगे क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट बात, इफ द एम्प्लॉइज आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 year in such international institution, then they become the normal resident of a country in which such institutions are located. It means in the given example, if American is working in the UNO office in India for more than 1 year, then he will be considered as a normal resident of India. हम हमारे एग्जाम्पल में चेंज करें। मान लीजिए मिस्टर जॉन जो हैं वो मेरे बेटा मिस्टर जॉन यूएनओ इंडिया में जॉब कर रहे हैं पिछले 4 साल से। मिस्टर चुंगफा जो हैं वो यूएनओ इंडिया में काम कर रहे हैं पिछले 9 महीने से, और आपने यूएनओ इंडिया ज्वाइन किया है अभी 1 महीना पहले। बताइए, क्या मिस्टर जॉन नॉर्मल रेसिडेंट हैं? सर बिल्कुल है, क्योंकि इनको यूएनओ में काम करते हुए 1 साल से ज्यादा, यूएनओ इंडिया में
इनको यूएनओ इंडिया में काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, इसलिए ये नॉर्मल रेसिडेंट बन गए हैं। क्या चुंगफा नॉर्मल रेसिडेंट हैं? नहीं सर, ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि इनको काम करते हुए लेस देन 1 ईयर हुआ है। क्या आप इंडिया में नॉर्मल रेसिडेंट हो? जी सर, बिल्कुल हम नॉर्मल रेसिडेंट हैं। हमारे लिए पीरियड मैटर नहीं करता, क्योंकि हम तो इंडिया को ही बिलोंग करते हैं, इसी धरती के वासी हैं, तो हम तो हमेशा नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे। राइट मेरे बच्चों? जी सर। अगर आप क्रू मेंबर हो ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर, प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट है, मान लो वो एयरक्राफ्ट है लंदन का, और वो एयरक्राफ्ट इंडिया आता है दिल्ली, तो उसके साथ उसके क्रू मेंबर भी आते हैं, पायलट भी आते हैं, और जो लोग उसमें काम करते हैं, जो आपके अटेंडेंट्स होते हैं, वो लोग भी आते हैं। तो वो लोग जो हैं, जो इंडिया आ रहे हैं, वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। अगर 1 साल से ज्यादा वो इंडिया में रुकते हैं, तो उस केस में उन्हें नॉर्मल रेसिडेंट मान लिया जाएगा। बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर and cross the border on a regular basis to work in the other country, they are treated as a normal resident of the country where they live and not where they work। देखिए, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर जो है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये आपका इंडिया है और ये आपका नेपाल है, बिल्कुल सटा हुआ है। तो नेपाल के कुछ लोग क्या करते हैं, रोज बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आते हैं और यहां पर जॉब करते हैं, और शाम को वापस अपने घर चले जाते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई, अगर तुम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में केवल जॉब करने आए हो, तुम्हारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तुम्हारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में है, लेकिन तुम रिसाइड कहां करते हो, तुम रिसाइड नेपाल में करते हो। तो हमें क्या चाहिए कि तुम रहते भी इंडिया में हो और तुम्हारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में हो। अब क्योंकि तुम्हारा सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, हम केवल इसके बेसिस पे तुम्हें नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बना देंगे। तुम क्या रहोगे, तुम नॉट कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट होगे, तुम्हें हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए मेरे बच्चों, आपके सामने एक सवाल आ गया है, आपको बताना है कि इनमें से हम किन्हें नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे और किन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। देखो, अभी आपने पढ़ा नहीं है, इंडियन एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी में जो इंडियंस काम कर रहे हैं, उन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे, उन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर करके चलेंगे। जापानीज टूरिस्ट है हु स्टेज इंडिया फॉर 2 मंथ। सर, फॉरेन टूरिस्ट नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो सकता। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। सर, क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं, पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, रहते अपन इंडिया में ही हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा इंडिया में ही है, तो हम नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे। पाकिस्तान मैच देखने जाने से हमारा नॉर्मल रेसिडेंट स्टेटस खत्म नहीं हो जाएगा, हम एंटी नेशनल नहीं हो जाएंगे। इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। तो अगर आप इंडियन हो और अमेरिका के यूएनओ ऑफिस में काम कर रहे हो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो लोग फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होते हैं, वो लोग उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं जहां पे वो बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा काम कर लेते हैं, तो वो फिर उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट बन जाते हैं जहां पर वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पर इंडियन फॉरेन अमेरिका के यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है। एक इंडियन सिटीजन जो अमेरिका के यूएनओ ऑफिस में काम कर रहा है फॉर लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम है, तो इस केस में इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इस केस में इसे हम लोग नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर यह बोल दूं कि सर ये 1 साल से ज्यादा होता,
अगर ये मोर देन 1 ईयर होता तो सर, अगर ये 1 ईयर से ज्यादा हो जाता तो ये अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता, फिर ये इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं रहता। इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, तो आप नॉर्मल रेसिडेंट हैं। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इन इंडिया फॉर अ मंथ टू विजिट अ ताजमहल, नहीं है। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर दी हज पिलग्रिमेज, तो आप जो हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे। तो राइट आंसर आ रहा है राइट आंसर आ रहा है आपका A, C, E, G एंड D। A, C, D, E एंड G। बोलिए मेरे बच्चों, यहां तक मेरी बात आप लोग को क्लियर हुई कि नहीं हुई? नॉर्मल रेसिडेंट समझ में आया कि नहीं आया? आइए अब बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी? देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें यह पता था कि हमारा जो इंडिया है वो उसकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो तो है ही है, और यहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो समुद्र है, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो समुद्र है वो भी इंडिया है। ये हमें बचपन से पता है। मतलब इंडिया जो है वो उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो है ही। इंडिया की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो जो उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसे तो आप इंडिया बोलेंगे ही बोलेंगे। इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के साथ 12 नॉटिकल माइल्स तक जो सी है वो भी आपका इंडिया है, यही आपको पता है। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो तो आएगा ही आएगा। जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया है वो तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ आपका जो पॉलिटिकल एरिया है वो भी आएगा। और इसमें से हटा देंगे पॉलिटिकल एरिया ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पॉलिटिकल एरिया ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन इंडिया। सर ये आप क्या कह रहे हो? हमें समझ में नहीं आ रहा है, जरा इलैबोरेट करो सर, इलैबोरेट करो इसको। ठीक है मेरे बेटा, करते हैं इलैबोरेट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो 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 देखो, ये एक वर्ल्ड है। मैं वर्ल्ड बनाऊं? वर्ल्ड, मैं आपके लिए वर्ल्ड बनाऊं? सर बनाइए, आप वर्ल्ड बनाइए। आज आप वर्ल्ड ही बना दीजिए, हमें आप वर्ल्ड दिखाइए आज। देखो मेरे बेटा, ये आपका वर्ल्ड है, ये दिख रहा है आपको वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है। और इस वर्ल्ड में हमारा इंडिया है, इस वर्ल्ड में हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है इस वर्ल्ड के अंदर। तो ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री आप देख रहे हो ये तो इंडिया है ही, ये तो इंडिया है ही। इसके साथ पूरे वर्ल्ड में जहां जहां इंडियन एम्बेसी है, जहां कहीं पर भी इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, ये जितने भी मैंने डॉट्स बनाए हैं, ये डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडियन एम्बेसी अब्रॉड, राइट। और जितने मैं ब्लू कलर से डॉट्स बना रहा हूं, ये क्या है? ये है फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, ये है फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो तो आएगी ही आएगी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो आएगी ही आएगी। इसमें आप ऐड कर देना जितनी भी इंडियन एम्बेसीज हैं अब्रॉड में,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इंडियन एम्बेसी में क्या होगा ये मोदी जी डिसाइड करेंगे। पाकिस्तान की इंडियन एम्बेसी में क्या होगा ये इमरान खान नहीं सर, मोदी जी डिसाइड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की इंडियन एम्बेसी में क्या होगा इस पे मोदी जी का हक है। तो बेटा जितनी भी इंडियन एम्बेसी दुनिया भर में है वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी है। और इंडिया के अंदर जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज हैं, यूके की, जर्मनी की, ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की, नेपाल की, बांग्लादेश की, इन एम्बेसीज में क्या होगा ये उनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में तो आती है लेकिन हमारे पॉलिटिकल कंट्रोल में नहीं आती है। ये हमारे पॉलिटिकल कंट्रोल में नहीं आती है तो इसे हम लोग क्या करेंगे सर, इसे हम लोग माइनस कर देंगे। फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, इन्हें हम लोग क्या करेंगे, इन्हें हम लोग माइनस कर देंगे। तो कोई आपसे पूछे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मेरे बच्चे आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो आती ही है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल बाउंड्री भी आ जाती है। इट एक्सक्लूड्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WTO, क्योंकि ये इंटरनेशनल में जाते हैं, ये हमारे पास नहीं आते हैं। एंड फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, तो हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हर कंट्री में होते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हर कंट्री में होते हैं, इन्हें आप अपने डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनाओगे और फॉरेन एम्बेसीज को आप डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनाओगे। लेकिन इसके अंदर इंक्लूड करोगे एम्बेसीज ऑफ दिस कंट्री लोकेटेड आउटसाइड इट्स ज्योग्राफिकल टेरिटरी, तो जितनी भी इंडियन एम्बेसीज पूरे देश में लोकेटेड हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। स्वाहा। इंडियन शिप, इंडियन एयरक्राफ्ट परफॉर्मिंग द ऑपरेशन आउटसाइड द कंट्री इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारे एयरक्राफ्ट, हमारे वेसल्स जो इंडिया में कहीं पर भी लोकेटेड है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बोलो मेरे बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर हुआ? सर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वो टेरिटरी जहां पर हमारा पॉलिटिकल कंट्रोल है और ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी इंक्लूड करेगी। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। जहां पर हमारी पॉलिटिकल हद नहीं है, जहां पर हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, वो भले हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी में आता हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगा। राइट। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? क्या क्या चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी? एक इंडियन कंपनी है लंदन में, बताइए क्या ये इंडियन कंपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं सर, इंडियन कंपनी होने से सिर्फ काम नहीं बनता। ये इंडियन कंपनी जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ये इंडियन कंपनी कोई इंडियन एम्बेसी थोड़े ना है। ये जो इंडियन कंपनी है ये कोई इंडियन एम्बेसी थोड़े ना है। तो ये लंदन में आती है, ये लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में, सर ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जैपनीज, इंडिया में कोई कंपनी है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, सर न्यूयॉर्क की डोमेस्टिक टेरिटरी में, हमारी टेरिटरी में नहीं है। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया में फॉरेन बैंक का ब्रांच है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है। इंडियन एम्बेसी इन जापान, जापान में हमारी एम्बेसी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होने से काम नहीं बनता सर, चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में गए। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, सर ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें रशियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, तो सर अमेरिका में है, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन लोग आएंगे सर? 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। दैट्स इट। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई है। हमने पूरी नेशनल इनकम की डेफिनेशन मेरे बच्चे अच्छे से छीछा लेदर कर दी है, जैसे कि वो महेंद्र सिंह धोनी पिक्चर में बोला गया था, धागा खोल दिया है।
इतना मारा है कि धागा खोल दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई होंगी जो हमने अभी तक करी। अब एक और टॉपिक वाइंड अप कर लेते हैं। रिमेंबर, याद रखना मेरे बच्चों, याद रखना, रिमेंबर, नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड, नेशनल इनकम में क्या नहीं आता है? नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स as their money value has already been included in the national income of the year in which they were originally produced. Purchase and sale of securities as it is just a change of ownership. देखिए क्या बोल रहा है वो आपसे। मान लीजिए मैंने एक कार परचेस करी, मैंने एक कार जिसकी कीमत 6 लाख रुपए की थी, मैंने ये परचेस करी ईयर 2015 में। 2015 में मैंने ये कार परचेस करी, 15-16 लगा देते, 2015-16 में मैंने ये कार परचेस, और ये कार जो है ये मेक था, मॉडल जो था कार का जो मॉडल था वो जून 2015 था। जून 15 का मतलब ये हुआ कि इसका प्रोडक्शन जून 15 में हुआ होगा। तो बताओ क्या हमने इस कार को 2015-16 की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया होगा? क्या हमने इसे 2015-16 की नेशनल इनकम में कंसीडर किया होगा? सर बिल्कुल किया होगा। ये जून 15 की कार है, मतलब 15-16 में मैन्युफैक्चर हुई है, तो गुड्स ये जो है ये कौन से ईयर के हैं? 15-16 के हैं। तो जो इसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू सर? 6 लाख रुपया। ये 6 लाख रुपया आपने क्या कर दिया होगा? 2015-16 की नेशनल इनकम के अंदर कंसीडर कर लिया होगा, राइट। अब मैंने इस कार को बेच दिया, अब मैंने इस कार को सोल्ड कर दिया। किस ईयर में सर? मैंने इस कार को बेच दिया, सपोज करो 2 लाख रुपए, ईयर 2020-21। अब क्या ये सेल वैल्यू, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है 2020-21 में, क्या हम इस ट्रांजैक्शन को नेशनल इनकम में कंसीडर करें? क्या हम इस ट्रांजैक्शन को नेशनल इनकम में कंसीडर करें? क्या लगता है? नहीं सर। अब आप इसे नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि सर ये कार इस साल थोड़े ना प्रोड्यूस हुई है। ये कार तो 15-16 में बनी थी, और 15-16 में आप ऑलरेडी उसे इंक्लूड कर चुके हो। अब इसे दोबारा से इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मेरे बेटा, इसी तरीके से जब आप शेयर्स का खरीद बेच करते हो, जब आप शेयर्स का परचेस एंड सेल करते हो, तो आपको अच्छे से पता है शेयर्स ना तो गुड्स होते हैं और ना तो ये सर्विसेज होते हैं, ना ये गुड्स होते हैं ना ये सर्विसेज होते हैं। अगर ये गुड्स एंड सर्विस ही नहीं है तो सर ये नेशनल इनकम में भी कंसीडर नहीं होंगे। शेयर्स का खरीदना बेचना मतलब ओनरशिप का आदान प्रदान, शेयर्स का खरीदना बेचना यानी कि ओनरशिप का आदान प्रदान, और ओनरशिप का आदान प्रदान जो होता है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि कोई इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं हुई है। नेशनल इनकम में तभी आओगे जब इकोनॉमिक वैल्यू आप क्या करोगे? ऐड करोगे, राइट। कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं हुई है, इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। अब एक बात ध्यान से सुनो, मिस्टर वाई हैं, इन्होंने मेरी कार सेल करवाई है, ये एक कार के ब्रोकर हैं, और मैंने इनके थ्रू कार सेल करी है, मैंने इनके थ्रू कार सेल करी है। और इसके लिए इन्होंने कमीशन चार्ज किया है, ₹10,000। बताइए ये जो 10,000 रुपए मिस्टर वाई ने चार्ज किया है, क्या ये 10,000 रुपए आपके नेशनल इनकम में आएंगे?
क्या ये नेशनल इनकम में आएंगे? यस, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे। क्यों इंक्लूड होंगे सर? ये क्यों इंक्लूड होंगे बेटा? ये इसलिए होंगे क्योंकि इन्होंने कार सेलिंग सर्विस प्रोवाइड करी है। इन्होंने कार सेलिंग सर्विस प्रोवाइड करी है और ये एक नई सर्विस प्रोड्यूस हुई है। ये एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जितनी बार ये कार बिकवाएंगे उतनी बार ये कमीशन पाएंगे। अगर ये एक ही कार को 10 बार बिकवाते हैं तो इनको 10 बार कमीशन मिलेगा, क्योंकि ये हर बार एक नई सर्विस दे रहे हैं। हर बार ये एक नई सर्विस दे रहे हैं। सिमिलरली अगर मिस्टर वाई अगर यहां पर आपके शेयर ब्रोकर होते, अगर ये शेयर ब्रोकर होते तो शेयर खरीदने बेचने पे इन्हें जो कमीशन मिलती वो कमीशन भी नेशनल इनकम का पार्ट बनती, क्योंकि ये एक सर्विस है जो हर बार जनरेट होती है, हर बार प्रोवाइड करी जाती है जब सिक्योरिटी का आदान प्रदान होता है, सिक्योरिटी की खरीद बेच होती है। तो सेकंड हैंड गुड्स को कंसीडर नहीं करना है, लेकिन सेकंड हैंड गुड्स को और सिक्योरिटीज को अगर खरीदने बेचने की सर्विस किसी एजेंट ने दी है तो उसकी जो सर्विस है उस पे जो कमीशन दिया है वो आपके नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। यही बात यहां पर लिखी हुई है। हाउएवर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एजेंट regards to purchase and sale of second hand goods and securities for the commission is included in the national income as it amount to the provision of new service। ट्रांसफर पेमेंट्स जो होती हैं उन्हें हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? जस्ट अ शिफ्टिंग ऑफ परचेजिंग पावर। यूनिलैटरल ट्रांसफर बोलते हैं, बिना किसी इकोनॉमिक वैल्यू को जनरेट करे ये आपको मिल जाती है। जैसे कि आपके माता पिता आपको पॉकेट मनी देते हैं, ये एक ट्रांसफर पेमेंट है। यहां पर परचेजिंग पावर शिफ्ट हो रही है आपके पेरेंट्स से आपके पास। सिमिलरली गवर्नमेंट पेंशन देती है सीनियर सिटीजन्स को, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है गवर्नमेंट अपने अनएम्प्लॉयड यूथ को, तो वो जो है वो आपके लिए क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। और ट्रांसफर पेमेंट के बदले में कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट नहीं हुई है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई है, और इसलिए उसे नेशनल इनकम में भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो तीन चीजें नेशनल इनकम में नहीं आएगी: परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन अगर किसी एजेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड करी है और आपने उसको कमीशन दिया है तो वो आएगी। ट्रांसफर पेमेंट जो होगी वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं करता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है, यूनिलैटरल एक्ट होता है, उसके बदले में कोई भी गुड्स और सर्विसेज जनरेट नहीं होते हैं, इसलिए हम ट्रांसफर पेमेंट्स को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करके चलते हैं। राइट? तो अब इसके आगे की चर्चा जो है वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास थी, मैं ज्यादा इसके ऊपर आपके ऊपर बर्डन नहीं लाना चाहता हूं। थोड़ा सा आप इस सब्जेक्ट के साथ फैमिलियर हो जाएं। 1 घंटे का सेशन हुआ है आज, प्रोडक्टिव था सेशन। इसे आराम से देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आपको मेरा नंबर पता है, नीचे फ्लैश भी हो रहा है, बेझिझक आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और टाइम लेकर चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। राइट? चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।